खालिद साहब, ये एक बड़ा वैलिड पॉइंट है कि अदालतों को भी अब पता चल चुका है, वो जो एक नेगेटिव वेव थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट, लोगों ने उस वेव को खत्म किया और इतनी बड़ी भारी तादाद में वोट डाल के, वोट कास्ट करके पूरे पाकिस्तान से इन कैंडिडेट्स को जिता के और असल पिक्चर को चेंज कर भी दिया। उसके बावजूद भी द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है नेशनल असेंबली के अंदर। इसके बाद आप क्या समझते हैं, अदालतें कुछ थोड़ा सा रिलैक्सेशन करेंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? जी बिलाल साहब, सही कह रहे हैं आप, और फैसल साहब ने भी बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है इसको। तो जो लोगों की राय आमा होती है, तो जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो भी चाहते हैं, क्योंकि जो सारे इंस्टीट्यूशंस बने हैं, चाहे जुडिशरी हो, पार्लियामेंट हो, ये आवाम के लिए बने हैं। बिल्कुल। और जो आवाम चाहते हैं या जो उनकी मर्जी होती है, उसके डिसीजन में उनकी रिफ्लेक्शंस होने चाहिए, वरना फिर तो इंस्टीट्यूशन की अफादियत ही नहीं होती अगर आवाम के विल्स के बगैर जाया जाए। और दूसरा जो आपने सवाल किया फैसल साहब ने, बिल्कुल उन्होंने सही एक्सप्लेन किया। जो इनके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, तो ये जब इलेक्शन कमीशन 20 से 21 फरवरी तक इसके नोटिफिकेशन जारी करेगा सबके, अभी कुछ के जारी कर सबके नहीं जा रहे, उसके 3 दिन बाद 72 घंटे हैं। तो ये अभी इनके पास, इंडिपेंडेंट के पास 8 से 10 दिन है कि वो डिसाइड करे कि किसी पार्टी को ज्वाइन करें। अब जो ये MWM जो मुत्तहिदा मजलिस मुस्लिमीन है, उसकी तो काफ़ी बाज़गश सुनाई दे रही है, लेकिन उसमें इशू ये है कि उन्होंने कोई मेरे ख्याल में लिस्ट जमा नहीं कराई रिजर्व सीट्स। ठीक है। तो अब ये एक चैलेंजिंग काम है, क्योंकि लेकिन मुझे लग रहा है क्योंकि अवामी मैंडेट है, जिस तरह सबसे बड़ा चैलेंजिंग इनके पास निशान था, सिंबल था। मैं शुरू से कहता आया हूँ कि सिंबल के बगैर पार्टी का इलेक्शन जीतना नामुमकिनात में से है। और नामुमकिन मुमकिन हो चुका है सर। हाँ, और सर वो अवाम ने मुमकिन कर दिया सर। और अवाम ने, मैं खुद बूथ पे गया। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, मतलब जो हालात थे ना उसको देख के मुझे लगता था अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स 50 सीटें निकाल जाए तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन फॉर्म 45 के मुताबिक तो रिजल्ट बहुत ही डिफरेंट था। इन दी एंड खैर एक दिन 2 दिन डिले करने के बाद भी जितना मैनेज कर सके सो किया, लेकिन उसके बावजूद भी 92 का नंबर इमरान खान साहब के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। 92 में वर्ल्ड कप जीता था और वही 92 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को भी मिल गया। अब ऐसे ही है। और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं जब वोट डालने गया था तो लिटरली मैं भी कंफ्यूज हो गया था कि इतने निशान हैं, कौन सा निशान। लेकिन मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं कि जब मैं वोट कास्ट करने गया तो मुझे कहा गया कि आपका तो यहाँ पे वोट है ही नहीं। मैंने फिर बाकायदा, चूंकि जाहिर है बीइंग फ्रॉम द मीडिया फील्ड, मैंने थोड़ा सा वहां पे उसको कोशिश की करने की। मैंने उनसे खुद लिस्ट ली, आई फाउंड अप माय नेम। उस लिस्ट के अंदर मैंने कहा दिस इज माय नेम, इसलिए मैंने यहाँ पे वोट कास्ट करना है। बहुत से लोगों को वोट कास्ट करने ही नहीं दिया गया। उन्होंने कहा जी आपका हल्का यहाँ पे है ही नहीं। वो बेचारा एक हल्के से एक पोलिंग स्टेशन से दूसरे पे जाता था, दूसरे से तीसरे पे, और फिर उसके बाद घर चला जाता था बगैर कास्ट किए। उसके बावजूद सच अ लार्ज नंबर of huge number of votes, that is I think a big change here. बिलाल साहब, ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की है। अवाम ने इन सबको रिजेक्ट कर दिया। अवाम ने तो ढूंढ के बकायदा जो उनसे है ना ठप्पे लगाए हैं, पूछ के ठप्पे लगाए हैं कि कौन है वो कैदी नंबर 804 का जो बंदा है वो कौन है, उसके पूछ के उन्होंने अवाम ने ठप्पे लगाए हैं। अवाम तो जो उनसे है ना उन्होंने रिजेक्ट कर दिया ये जुल्म बारबरियत और ये जुल्म जबर और ये गैर कानूनी निज़ाम और ये फाशिस्ट निज़ाम को अवाम ने मुस्तरद कर दिया है सर। ये खाली इलेक्शन नहीं है सर, अब बिलाल भाई ये रेफरेंडम है अवाम का इस नाइंसाफी के। सर ये तो सबसे बड़ी खुशी मुझे ये हुई है कि देखें 2024 के अंदर मैं हमेशा यही बात करता आ रहा था कि ये 2024 का जो इलेक्शन होगा ना, ये बहुत डिफरेंट इलेक्शन होगा, क्योंकि ना ये शेख मुजीब साहब वाला दौर है, ना ये जियाउल हक साहब वाला दौर है, ना ये उसके बाद वाला दौर है, ये सोशल मीडिया का दौर है। यहाँ पे अनपढ़ इंसान को भी अवेयरनेस बहुत मिली है सोशल मीडिया के थ्रू, और अब लोगों के परसेप्शंस जो बने हुए थे, लोगों की आंखें खुल चुकी हैं, रियलिटी खुल चुकी है। वो जो कहा जाता था कि हमारी बात हो गई है, और फिर इससे वेल मैनेज्ड इलेक्शन नहीं हो सकता मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के लिए, इसके बावजूद उनके ये नंबर्स लेना, दैट इज वेरी, आई मीन लाइक मुझे तो बड़ी खुशी है इस बात की कि एटलीस्ट लोगों ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया कि जो मर्जी भी कर लें, जो वोट की ताकत है ना वो सामने आती है। और आपने अवेयरनेस की, सॉरी मैं ऐड करूं, अवेयरनेस की बात की, सबसे बड़ी अवेयरनेस जो इस इलेक्शन ने दी है वो फॉर्म 45 और 47 का है। राइट, यानी आप लोगों को इससे पहले ये भी पता ही नहीं था ना कि फॉर्म 45 अब ये भी पता चल गया कि 45 और 47 का फर्क क्या है। ऐसे ही है। जी अब फैसल साहब। जी फैसल साहब, बात सर ये है कि आपने जो है ना जो निशानदेही की है वो बिल्कुल सही की है। कतर में जो कुछ भी हुआ, अवामी मैंडेट को नहीं माना गया, और वो अवामी मैंडेट को जो है ना उसका रिजल्ट फिर आपने देखा है कि कितना बड़ा सानिया हुआ है।
अल्लाह माफ करे, डर लगता है कि अगर फिर अवाम के मैंडेट को अगर रोंदा गया और कुचला गया तो इसके क्या आफ्टर इफेक्ट्स होंगे, इसके क्या आफ्टर शॉक्स होंगे। ये जो है ना, इस तरफ आपका हल्का सा इशारा मैं इसको जरा क्लियरली एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि अगर अवाम की, अगर आपने मंशा को अब इस दौर में जो कि सोशल मीडिया का दौर है, जो कि इंटरनेट का दौर है, फिर भी आपने जो है ना फोन बंद कर दिया, आपने आजमा लिया, देख लिया, फोन बंद करके भी, नेट बंद करके भी लोग निकले और निकल के जो है ना उन्होंने इसको रिजेक्ट किया और आप ढूंढ ढूंढ के ठप्पे लगाए, तो अब आपको होश के नाखून लेने चाहिए इनको, और ये मुतदर हल्कों को जो है ना अकल करनी चाहिए कि अगर अब इन्होंने कतरवाला को सीन किया तो ये बहुत बड़ा सानिया हो। अल्लाह ना करे ऐसा कोई वाकया हो, लेकिन बहरहाल फिलहाल ये है कि अब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो पार्टनर्स थे, 18 माह इकट्ठे पार्टनरशिप की थी इस मुल्क के अंदर, जो हुकूमत की थी, उसमें खूब लूट के खाया, इस मुल्क को बेड़ागर किया, इस मुल्क की इकॉनमी का सागदार जैसे चैंपियन और बाकी सब लोगों को बिठा के अवाम को झूठे दावे और नारे किए मारे थे इन लोगों ने आने से कबल कि हम आएंगे तो 70 रुपये लीटर पेट्रोल करेंगे और न जाने क्या क्या कुछ करेंगे। ये सब झूठ बोलते हैं, आज भी ये झूठ बोल रहे हैं। मुझे नहीं लगता इनके पास कोई सोल्यूशन है, क्योंकि अब ये जो फिर इनका गुलदस्ता आएगा, जिसको शहबाज शरीफ साहब कहते थे गुलदस्ता है इस कौम के ऊपर जो लाया गया, फिर से एक गुलदस्ता नया बन के आ रहा है। और पिछले गुलदस्ते ने 18 माह में जो हाल किया लोगों का, आज बिजली के बिल, गैस की प्राइसेस, कमोडिटीज और हर चीज को आप देख लें तो 18 माह वाली अगर हालात रहेंगे, क्योंकि ये लोग तो आपस में लड़ेंगे। अगर उसको एक से एक एडवाइजर प्राइम मिनिस्टर का उस पार्टी का बनेगा, दूसरी पार्टी कहेगी मुझे भी एडवाइजर चाहिए है। अगर उस पार्टी को फंड दिया जाएगा वो कहेगा मुझे भी फंड चाहिए है, तो फिर अवाम को तो मिलना कुछ नहीं है, क्योंकि इनकी अपनी बंदर बांट रहनी है आपस में। ये 18 माह के अंदर अभी फ्रेश एग्जाम्पल है जो हुआ है यहाँ पे। आगे भी यही कुछ होगा कि कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो वो कहेंगे जी बेनजीर इनकम सपोर्ट को दो, पीपल्स पार्टी कहेगी यहां से लैपटॉप देने हैं, जो कुछ भी करना है। इनकी आपस की ये जो हालात थे इसमें अवाम का कुछ नहीं बनने वाला। खालिद साहब क्या लगता है आपको? हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। आप देखें जब इसहाक डार साहब आए थे पीडीएम की हुकूमत संभालने, बड़े पहले तो मिफ्ता इस्माइल थे, उनके फिर भी कुछ जो इकदाम थे सख्त थे, लेकिन इकोनॉमिक वाइज वो काबिल तहसीन थे। उनके जो खैर बिन इनकी आपस की पॉलिटिक्स थी और ग्रुप बंदी थी। फिर डार साहब आए और आपने देखा कैसे डार साहब का सफर स्टार्ट हुआ 70 पे मैं तो अभी आया हूं तो डंडा चलेगा, तो फिर देखिएगा होगा क्या। उसके बाद फिर IMF को आईडैम केयर से लेके मिनते तरले और पाँव पड़ने तक के सागदार साहब का फिर आपकी इकोनॉमी का हाल है कि अभी जो 5th रिव्यू है वही पूरा नहीं हो पा रहा है। तो 9th रिव्यू था सर, सॉरी 9th रिव्यू वो हो नहीं पा रहा है। अब वो तो ये मुझे तो समझ नहीं आ रही कि जब ये बैठेंगे आपस में पीडीएम की हुकूमत तो इन्होंने तो कोई रोड मैप, कोई प्लान दिया नहीं है। मुझे तो इनका प्लान यही है कि मुझे कितनी मिनिस्ट्रीज दे रहे हो, मुझे कितना फंड दे रहे हो, हमें क्या मिल रहा है सिंध में। जैसे बिलावल साहब की धमकी आप याद रख ले, 18 माह के अंदर उन्होंने धमकी दी कि सैलाब जदगान के लिए 25 अरब ना दिया तो हम आपके खिलाफ एक्शन करेंगे। अगले दिन शहबाज शरीफ साहब ने 25 अरब फौरन दे दिया उन्हें, क्योंकि अपनी पॉकेट से तो देना कुछ नहीं है। टैक्स पेयर का पैसा है, जैसे मर्जी लूटें, जैसे मर्जी खाएं और अरबों रुपए इश्तहारों की मद में दें और हर किसी को राजी रखें। यही होगा फिर अगले इस 5 साल दौर के अंदर भी। और बिलाल साहब मैं तो ये इससे ज्यादा खुशी होती मुझे भी, पाकिस्तानी अवाम को भी, कि जब मियाँ साहब ने विक्ट्री स्पीच की, सो कॉल्ड विक्ट्री स्पीच उसकी जगह ये इकोनॉमिक रोड मैप देते। ठीक, 2-3 घंटे लगाते सर। उस टाइम तो मिन्नतें करनी थी ना, जरदारी साहब को मनाना था, MQM को। वो एक्चुअली वो विक्ट्री स्पीच नहीं थी, वो रिक्वेस्टिंग स्पीच थी। वो ये स्पीच थी कि भाईजान मुझे बचाएं, मैं तो फारिग हो गया हूं और अल्लाह का वास्ता है इंडिपेंडेंस के साथ ना मिल जाइएगा, अगर आप मिल गए तो फिर हम तो अपोजिशन में आके हमेशा के लिए फारिग हो जाएंगे। ये रिक्वेस्टिंग स्पीच थी नवाज शरीफ की। ऐसे ही है। और उसमें भी अगर इकोनॉमिक रोड मैप देते तो फिर भी इनकी कोई क्रेडिबिलिटी रह जाती। सर ये इन्होंने इलेक्शन कैंपेन के अंदर मंशूर नहीं दिया, इकोनॉमिक रोड मैप वहां पे नहीं दिया, तो विक्ट्री स्पीच में क्या देना था? फैसल मलिक साहब, मंसूर साहब जो है ना, इनकी बातों से जो है बिल्कुल मैं एग्री करता हूं कि बिल्कुल पार्टीज को जो है वो अपने मंशूर के तहत अवाम में जाना चाहिए और अपने फलाह का जो है ना रोड मैप देना चाहिए, क्योंकि सियासत फलाह का नाम है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में सियासत जो है ना वो सिर्फ माल कमाओ, लूटो, लूट खसूट, डकैती, इसका नाम रह गया पाकिस्तान में सियासत का। बात यह है कि इन्होंने जो है ना वो विक्ट्री स्पीच जो की है, सो कॉल्ड, बिल्कुल सही कहा खान अफरीदी साहब ने कि वो सो कॉल्ड स्पीच थी, वो रिक्वेस्टिंग स्पीच जो है ना वो ज्यादा। मैं सर इससे भी आगे बात करता हूँ, वो एक जो है ना माफीनामा था अवाम के आगे, वो मेरे ख्याल में अपनी शर्मिंदगी छुपाने की स्पीच थी, अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए, क्योंकि ये जो इनका मंशूर था वो 18 महीनों में अवाम ने देख लिया था। जो इन्होंने पेट्रोल 100 रुपए का करना था वो हो गया 300 रुपए का। नहीं सर, 70 का करना था। 70, अच्छा
जो इन्होंने आटा जो है ना 60 रुपए कपड़े बेच रहे थे आटे के लिए सर, कपड़े बेचने थे 60 रुपए से आटा 30 रुपए का करना, तो वो आटा कर दिया 150 रुपए का। यानी मुफ्त आटा स्कीम जो चलाई गई उसमें कोई 28 अरब रुपए की करप्शन का इंकशाफ शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने किया। उन्होंने बताया कि इसमें 28 अरब के करीब रुपए वो हैं जो खाए गए हैं। सर वो 28 अरब को जो है ना अपनी जगह वो तो जो है ना बिल्कुल आप बचा कह रहे हैं, लेकिन उस आटा स्कीम के अंदर लाइनों के अंदर जो बूढ़े अफराद जो है ना वो 28 बंदे मरे हैं, उनका कौन जिम्मेदार होगा सर? वो उनका कौन सा है ना वो उनकी आंख किसको लगेगी? ये उन्हीं लोगों की आंख इनको लगी हुई है। इन्होंने बिजली सस्ती करनी थी, इन्होंने रोजगार देना था, इन्होंने इंडस्ट्री चलानी थी, और इन्होंने 18 महीने में जो है ना अवाम को पत्थर के जमाने भेज दिया, यहाँ पे भूख और फ्लास्क का नंगा नाच इन्होंने जो सर अब ये जो मखसूस नशिस्तें और औरतों की नशिस्तें यानी अकलियती और औरतों की नशिस्तें जो हैं, इसका किस तरह से अगर सपोज ये कोई पार्टी ज्वाइन करते हैं और उसने पार्टी ने अप्लाई भी किया हो तो अकॉर्डिंग टू द नंबर ये नशिस्तें बांटी जाएंगी, किस तरह से बांटी जाएंगी? सर अकॉर्डिंग टू जो सीट्स है ना इनके पास, जो भी ये अगर वाहिदतुल मुस्लिमीन में जो है ना ये शमूलियत अख्तियार करते हैं तो वो उनका काउंट जो इंसान वो बढ़ जाएगा। जब उनका काउंट बढ़ेगा तो अकॉर्डिंग टू देयर रेशियो जो है ना उनको वो उनके नंबर के अकॉर्डिंगली सीट्स डिस्ट्रीब्यूट वो सीट्स मिलेंगी, जिसका जितना बड़ा नंबर है उसको उतनी ज्यादा सीटें मिलेंगी, उतनी ज्यादा सीट्स मिलेंगी। ये इस तरह से मामला तय होगा। खालिद साहब अगर इस तरह से मामला तय होगा और ये MWM को ज्वाइन करते हैं, कोई 2-4 और सीटें मिल जाती हैं इनको, इस टाइम पे इंडिपेंडेंट की 93 सीट्स हो चुकी हैं, और क्योंकि आखिरी हल्के का भी रिजल्ट आया तो वो भी इंडिपेंडेंट में चली गई है सीट, और तो इसके बाद फिर ये अगर मिलके कुछ और लोग तो मजीद तोड़ने की पोजीशन में तो है ही नहीं है, ये तो इस पोजीशन में बेचारे इलेक्शन कैंपेन करने की पोजीशन में नहीं थे। आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो एहतजाज कर रहे हैं उन पे लाठी चार्ज किया जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है, उन्हें अरेस्ट किया जा रहा है, यानी वो जो एक स्ट्रॉन्ग विंड थी PTI के खिलाफ वो अभी भी कायम है। और उसी तरह से क्योंकि सेटअप वही है, लोग वही बैठे हैं, पुलिस वही है, पुलिस के IGs वही हैं, सब कुछ वही चल रहा है, आगे आने वाले भी वही लोग हैं दोबारा जो इक़्तिदार ज्वाइन करना चाह रहे हैं। इनकी स्ट्रॉन्ग विंड तो खत्म नहीं होनी है, तो फिर होगा क्या यहाँ पे खालिद? इसमें तो बिलाल साहब ये है कि जो 102 सीटें जीती थी टोटल, अब वो 93 आए, कुछ जो इंडिपेंडेंट आजाद थे वो PTI बैक नहीं थे तो उनको बाहर निकाल दिए। लेकिन जिस तरह हमने लाहौर के हल्के में देखा, एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का आपने शुरू में जिक्र किया, वो शामिल हो गए, वसीम कादर साहब। ये जो होते हैं, पता है जिस मुल्क में हम रहते हैं, क्योंकि वसीम कादर साहब पहले भी नून लीग के अंदर ही थे 2013 और उनको बुज़दार साहब की गवर्नमेंट होते हुए उनको तोड़ा गया था वहां से और उनको लाया गया। फिर उन्होंने अब भी जो बात की उन्होंने यही कहा कि मैं अपने घर वापस आ चुका हूं, यानी मरियम के साथ खड़े होकर जो उन्होंने कहा कि मैं अपने घर वापस आ चुका हूं। लेकिन इलेक्शन से कबल लोगों के सामने वीडियो उनका बयान रिकॉर्ड है जो लोग चला रहे हैं, उसमें उन्होंने हल्फ लिया था, अल्लाह का नाम लेके हल्फ लिया, कुरान पे हल्फ लिया था कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ दूंगा, सिपाही बन के खड़ा रहूंगा। किधर गया ये हल्फ? सर ऐसे लोगों को शर्म भी नहीं आती है और ऐसे लोगों की कोई गैरत भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। दो इंसेंटिव्स होते हैं ना आपको ये देखने के लिए, एक तो एक पैसा इंसेंटिव है, एक पैसा इंसेंटिव वजारत और पैसा इंसेंटिव है, और एक दूसरा प्रेशर्स भी होते हैं। माफ करें सर, हल्फ ले इंसेंटिव। हाँ सर प्रेशर की बात की जाए तो क्या प्रेशर बाकी कैंडिडेट्स पे नहीं है? अब हमने क्या लगता है अब ये 21 फरवरी तक हमें देखना पड़ेगा कि कितने कैंडिडेट इनसे राह जुदा करते हैं। ठीक है, जो जिन्होंने अपनी लॉन्ग टर्म सियासत करनी है, लॉन्ग टर्म का मतलब है कि उन्होंने सर वसीम कादर साहब तो देख लें परवेज खटक का हाल, ये बाकी सबका हाल देखने, यही इनका भी एंड होना है, जिन्होंने इनको किसी ने वोट नहीं दिया, जिन्होंने वसीम कादर को किसी ने वोट नहीं डाला, ये सारा वोट डाला उस शख्सियत को है जिसके नाम पे उन्होंने वोट लिया और जाके नून लीग की गोद में वो बैठ गए। लेकिन जिन्होंने लॉन्ग टर्म करनी है, प्लानिंग या सियासत करनी है, वो तो छोड़ के नहीं जाएंगे। लेकिन जिन्होंने माली मफाद या हुकूमत वजारतों के लिए है तो वो जाएंगे। और पाकिस्तान की हिस्ट्री ज़रा पेनफुल रही है इस हवाले से, आज़ाद उम्मीदवार से, जिस तरह वो कॉन्फिडेंट है शहबाज शरीफ साहब और उनकी जो मीडिया टीम है, वो आप देखें हर रोज़ ना 3 से 4 जो आज़ाद अरकान हैं वो PMLN में शामिल हो रहे हैं। और इसमें से फैसल वाडा साहब का जो पिछले प्रेडिक्शंस हैं, आपने देखा होगा उनकी सारी प्रेडिक्शन सही साबित हो रही है। उनके पास इंफॉर्मेशन राइट सोर्स से आती है। उन्होंने कहा था कि नून लीग नवाज शरीफ चले गए हैं, उनका तख्ता वो वड़ गए हैं मतलब, और वही हुआ। इलेक्शन जो रिजल्ट है वो नून लीग के 100 से कम। अब उन्होंने ये कहा है कि जो इंडिपेंडेंट जो PTI बैक्ड है ये मैक्सिमम 40 इनके पास रहेंगे। तो अगर हम KP के जो वोट काउंट्स करें सीटें तो वो यही 35-33 बनती है, क्योंकि वहां वो तो नहीं कहीं जाएंगे सर,
वो कहीं नहीं जाएंगे, दलेर कौम है, वो तो नहीं हार मानेगी। लेकिन सर वो मैटर भी कर, परस हटक भी इसी दलेर कौम में से थे, लेकिन देखे उन्होंने क्या किया, वो खटक थे सर। हाँ, वो खटक थे। तो ये तो हर इंडिविजुअली होता है, हर बंदे का, ना कौम से ताल्लुक होता है, ना उससे एक रिजिलियंस होता है एक इंसान के अंदर, प्रिंसिपल स्टैंडिंग होती है। जिस तरह कराची के नईम रहमान साहब ने प्रिंसिपल स्टैंड लिया, लश्कर रईसानी साहब ने प्रिंसिपल, जीडीए ने इवन लिया सर, जीडीए ने लिया, फिर करम अली बंदियाल साहब ने, तो कहीं पे भी हो सकते हैं। तो ये है, लेकिन जिन्होंने अगर ये फैसला किया है कि मैंने अपनी सियासत तबाह करनी है, मैंने पाकिस्तान में आइंदा सियासत नहीं करनी है, तो वो तो बखुशी पीडीएम हुकूमत में चले जाए, उनको कोई वफाकी वजारत भी मिल जाएगी और सूबाई वजारत भी मिल जाएगी। लेकिन जिन्होंने लॉन्ग टर्म सियासत देखनी है, तो वो आप देखेंगे कि ये इलेक्शन पाकिस्तान में आपने देखा आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने 5 साल पूरे नहीं किए। ये मुझे दोबारा इलेक्शन इस साल के एंड या अगले साल के स्टार्ट में दोबारा इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं। दोबारा इलेक्शन होते हुए, यानी फिर से वो 80-90 अरब रुपए का जो खर्चा है वो दोबारा करवाना है। ये बदकिस्मती है, लेकिन आप देखेंगे कि इतनी जो वॉलेटाइल हुकूमत है सर, ये इतना कंट्रोवर्शियल इलेक्शन जो है ना, इसका सस्टेन करना बड़ा मुश्किल होगा। फैसल मलिक साहब, अब तो सर हुकूमत की बंदर बांट शुरू हो चुकी है, 2 साल मैं पीएम, 3 साल आप पीएम, और इतने वजीर आपके और इतने वजीर मेरे, और इतना प्रोटोकॉल आपका, इतना मेरा, इतना पैसा आपका, इतना पैसा मेरा। ये 5 साल की प्लानिंग हो रही है लोगों की आपस में कि तुम इतना फंड तुम्हें मिलेगा, इतना मुझे मिलेगा, वजीर फलां तुम्हारा होगा और फलां मेरा होगा। ये क्या होगा सर इन हालात के अंदर? देखिए जी, ये तो बात बड़ी जो है ना क्लियर है, सभी जानते हैं, पाकिस्तान जानता है कि ये लोगों की नहीं है, ये खास किस्म की वो जो पीडीएम है, या पीडीएम की आपस की बंदर बांट है, क्योंकि पीडीएम ने जो है ना एक खास शराफिया को अपने साथ मिलाया और एक पार्टी को जो है ना दीवार के साथ क्या लगाया, जेल में बंद कर दिया, और फिर जो है ना उसके हाथ पांव बांध के निशानात भी छीन लिए, और फिर जो है ना इलेक्शन जो है ना उसमें आगे ये लोग आगे कंटेस्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने लोगों ने बैडली उसको रिफ्यूज किया। अब बेशक ये बंदर बांट जो मर्जी कर ले, पीटीएम 2 जो सी है, जो मर्जी आपस में तकसीम कर ले, ये तो जो है ना फिर भी थोड़ा सा ज्यादा मार्जिन दे दिया खान साहब, अफरीदी साहब ने। मैं तो ये जो सा ना 2 महीने भी चलती हुई नजर नहीं आ रही मुझे ये गवर्नमेंट, 6 महीने के बाद दोबारा इलेक्शन मुझे नजर आ रहे हैं। नहीं तो सर होगा क्या, इन्होंने आपस में तो लड़ना नहीं है, फिर ऐसा क्या होगा कि इनकी हुकूमत इतना नहीं चल पाएगी? क्या समझते हैं आप? सर देखिए, जो आप ये सर 71 का दौर नहीं है, ये अब का दौर है। लोग जो उनसे है ना इनसे फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, क्योंकि लोग अब से जो है ना मार नहीं खा रहे, लोग जो है 24 महीने पहले से मार खा रहे हैं। इनफैक्ट जो है ना पीडीएम 1 आई, उसने 18 महीने हुकूमत की, उसके बाद फिर जो है ना केयर टेकर आए, वो एक किस्म की पीडीएम 2 ही थी, और अब जो उनसे है ना वो पीडीएम 3 आ रही है। राइट। तो जब पीडीएम 3 आ रही है तो अवाम का आप कितना सब्र जो उनसे है ना उसका आप इम्तिहान लेंगे, अवाम को कितना जो है ना बर्दाश्त करने पे मजबूर करेंगे। अवाम ने जो है ना अपना इंतजार किया 8 फरवरी तक के नहीं, हम जो है ना पुरअमन तरीके से हम जो है ना वो 8 मई को हम वोट के जरिए अपना इनको रिजेक्ट करेंगे और मुंतखब करेंगे अपना सही नुमाइंदा। अगर आपने इसको भी अगर आपने अहमियत ना दी, अगर इसको भी आपने ना माना, तो फिर ये अवाम जो है ना ये फैसले कहीं सड़कों पे ना करना शुरू कर दे। फिर अब ये अवाम ये फैसले जो है ना, बैरिस्टर गौर साहब ये कह रहे हैं कि हम ऑपोजिशन में बैठेंगे, किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे, और बड़ा एक पॉजिटिव जो ज़ाहिर है अवाम एक्सपेक्ट कर रही थी, हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि यही होना चाहिए कि इनको स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन करनी चाहिए, फिर से वो मिस्टेक ना करें और ये ना करें कि इलेक्शन मुस्तरद करें और हम इस्तीफे देते हैं और दोबारा बैठ के मार खानी शुरू कर दें। उससे बेहतर ये कि अच्छी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन बनाएं। पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन होता है, ऑपोजिशन लीडर होता है, और बहुत से ऐसे ओहदे होते हैं जो ऑपोजिशन के पास भी होते हैं। फिर एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन, एज दे हैव अ वेरी लार्ज नंबर, अल्लाह करे रह जाए ये नंबर, अगर बच गया, जितना भी बच गया, तो फिर ऑपोजिशन अच्छी करके भी मेरा ख्याल है चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। खालिद साहब क्या कहेंगे आप इस पर? हाँ सही है, ये एक रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन के तौर पे अपना किरदार, बशर्ते कि इनके पास फिगर कितनी रहती है, लेकिन मेरी अपनी है कि इसमें से काफ़ी क्वांटम फिगर रहेगी, क्योंकि काफ़ी पॉलिटिशियन यंग हैं और वो फ्यूचर और लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स देख रहे हैं। यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ऐसे बहुत से लोग सिलेक्ट हुए हैं, ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने जिंदगी में कभी इलेक्शन नहीं लड़ा था, यानी फ्रेश कैंडिडेट्स थे, जिंदगी का पहला इलेक्शन था और वो बड़ी बड़ी लीड से जीते हैं, चूंकि
जो शख्सियत का वोट था वो डला है उन्हें, और वो डलने के बाद वो जीत गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो, और फिर ऊपर से वकला की एक बड़ी तादाद का होना, ये भी एक बड़ा पॉजिटिव जो है वो एक इम्पैक्ट आता है, क्योंकि एक वकील ही बच गए इस मुल्क में जो रेजिस्टेंस शो कर लेते हैं, बाकी तो कहीं से कोई बाकी तो कहीं पिछ हो रहे हैं। तो ये तो अपोजिशन में जाके बैठेंगे जिस तरह आपने, और दूसरा ये कि जो आपने और फैसल साहब ने जिस बात की कि हुकूमत चलेगी कैसी, यही तो सबसे बड़ा सवाल होगा कि हुकूमत कैसी चलेगी, क्योंकि इन्होंने अभी टैक्सेस लगाने हैं। आपको हमारे फिस्कल का पता ही है खूब कि हम कितने डेफिसिट पे हैं। इन्होंने पेट्रोल भी महंगा करना है, इनसे हालात कंट्रोल नहीं होने। ठीक है। तो ये कोई भी ब्लेम नहीं लेगा अपने ऊपर, ना पीपल्स पार्टी वाले ना मुस्लिम लीग नून वाले। और मुस्लिम लीग नून का जो वोट बेस है वो काफ़ी अर्बन बेस है, यानी सेंट्रल पंजाब और नॉर्थ पंजाब का है। ठीक है। गांव नहीं। पीपल्स पार्टी का फिर भी इंटीरियर सिंध का वोट बेस है, वहाँ पे इतना देहातों में महंगाई का असर नहीं पड़ता जितना अर्बन सेंटर्स में पड़ता है, शहरों के अंदर। तो ये तो इनके लिए बहुत बड़ा मुश्किल होगा कि ये कभी पेट्रोल के प्राइसेस अलहदा करें। तो आपको देखा कि पिछली हुकूमत में भी पीपल्स पार्टी वाले तो साइड पे निकल गए थे, उन्होंने तो कहा था हमारा तो ताल्लुक ही नहीं था, जो कि इन्होंने माशी फैसले लिए हैं। अब मैं तो वजारत खारजा और मुल्क, बस इसलिए अब जो बात हो रही है 2-3 साल और पीपल्स पार्टी कह रही 2.5 साल कर लेते हैं, इक्वल फॉर्म पे आ जाएं ताकि ओनरशिप हो। आज मुलाकात हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द की सदर मुमलिकत जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से, चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही वो रहनुमा हैं, और रऊफ हसन और उमैर नियाजी साहब ने मुलाकात की है और उनको बताया कि मुल्क में किस तरह से धांधली हुई है, कितना मुश्किलात थी। वो खुद जानते हैं क्या कुछ तो गुजर रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे। उसके बावजूद अवाम ने एक बड़ा मैंडेट जो है वो दिया है और अवाम ने एक बड़ी सपोर्ट दिखाई है इतनी ज़्यादतियों के बावजूद। और फैसल मलिक साहब, वी हैव द लास्ट मिनट, क्या कहेंगे आप इस पे? सदर मुमलिकत साहब का कितना इंपॉर्टेंट रोल है लीगली, क्या वो कर सकते हैं? क्योंकि सदर के पास शायद ये भी अथॉरिटी होती है किसी भी कैदी को जितनी मर्जी मुश्किलात में हो अपने ओन पे उसको वो रिहा कर सकते हैं, क्या ये भी ऑप्शन है? तो आपको लगता है कि इमरान खान साहब की रिहाई सदर साहब कर सकते हैं? नहीं जी, ऐसा कोई लॉ प्रोविजन मौजूद नहीं है। ठीक है। सदर साहब जो उनसे है ना, वो उनके पास एक अख्तियार है पार्डन का, माफी का। ठीक है। ठीक है जी, वो माफी जो है ना वो किसी वक्त भी दे सकते हैं, स्पेशली जब जो उनसे ना नीचे से अपील वगैरह होती है, डिसाइड हो जाती है, लास्टली जो है ना लोग सदर के पास अपील करते हैं, वो अपील में जो है ना वो माफ़ी दे देते हैं। ये उनके पास अख्तियार है, ये इस बारे में कोई शक नहीं। जो पॉइंट आपने जो है ना पॉइंट आउट किया है यहाँ पे कि सदर क्या कर सकते हैं, जो है पीटीआई के लोग जाके मिले हैं, तो सदर के पास जो है ना बिसाइड दिस होल नेशनल असेंबली अपने पास एक अख्तियार है मौजूद, वो है ऑर्डिनेंस का। सदर बकायदा ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। सदर बकायदा जो है उस ऑर्डिनेंस में कुछ भी कह सकते हैं जो पाकिस्तान की फलाह और बेहतरी के लिए, इस जो है अनाकी जो फैली हुई है, इस अनाकी को जो है ना एड्रेस करने के लिए, इस अनाकी को ठीक करने के लिए कोई ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं, जो कि किसी कहीं से पास नहीं होना, सिर्फ सदर के साइनों से होना है और वो पूरे मुल्क में नाफिज हो जाना है वो ऑर्डिनेंस, और वो 120 दिन तक चलेगा वो ऑर्डिनेंस। ठीक है ना? अगर वो 4 महीने चलेगा तो कम से कम, और सदर साहब यही ऑर्डिनेंस जो है ना वो जारी कर दें कि ये जो फॉस्ट ट्रेडिंग, ये जो इलेक्शन के ऊपर जो इतने कदगन लगे हैं, या मतलब इतने डिस्प्यूटेड हुए हैं इलेक्शन, और इतनी जो है ना वो फॉर्म 47 40। सर, इज इट पॉसिबल कि सदर साहब दोबारा कहें कि इलेक्शन को दोबारा कराओ 4 महीनों के बाद? नहीं, सदर साहब ये तो नहीं कह सकते कि ये क्योंकि। बहुत शुक्रिया फैसल मलिक साहब आपका, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया खालिद मंसूर आफरीदी साहब आपका। नाजरीन, आप सबका देखने का बहुत शुक्रिया। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।